Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number second, वर्ण विचार. इसे बोलते हैं फोनोलॉजी. जैसा कि आपने चैप्टर 1 में देखा होगा कि जब बच्चे ने जन्म लिया थोड़े टाइम के बाद जब तक वो स्कूल नहीं जाता अपने घर में रहता है, अपने पेरेंट्स से अपने फैमिली मेम्बर से वो भाषा को सीख लेता है. लेकिन उस भाषा को सीखना और बुक का पढ़ना दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है. बुक बच्चे को जब पढ़नी आती है जब उसे वर्ण आएंगी. तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक उठता है वो उठता है वर्ण. वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते. जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए. अगर मैं इसके अलग अलग टुकड़े करना चाहूँ तो इसके और टुकड़े मैं नहीं कर सकती. अगर यहाँ दे रखा है मुझे ले. अगर मैं इसके और टुकड़े करना चाहूँ तो मैं इसके और टुकड़े नहीं कर सकती. कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना वो होते हैं ये वर्ण. भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है. अब हमारे पास ए अनार से लेके और गे ज्ञानी तक हम अक्षरों को सीखते हैं. ए अनार से गे ज्ञानी तक जब इनको सही तरीके से लिखेंगे, हम इनको व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे कि ए के बाद आ आया, आ के बाद ई और ई के बाद ई आया, कै के बाद ख आया, ख के बाद गे आया. इस तरीके से जब इनको हम व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्णमाला. अगर मैं इनको सिंगल सिंगल लिखती हूँ तो ये है वर्ण. और जब ए अनार से गे ज्ञानी तक सारे के सारे वर्णों को मैं एक साथ लिख दूंगी तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है वर्णमाला. जैसे कि आपने मोतियों की माला देखी होगी कि माला तो एक होती है लेकिन माला के अंदर मोती बहुत सारे होते हैं. इसी तरीके से वर्णमाला एक होती है लेकिन उस वर्णमाला के अंदर मोती बहुत सारे होते हैं. तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा था वर्ण. वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी, मैं इसलिए रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखने की नीड होगी. वह छोटी से छोटी इकाई, वह भाषा की, वह भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं. उसे वर्ण कहते हैं. जैसे अभी एग्जाम्पल बताया ए, के, ले, मैं आदि. अब हम ए अनार से गे ज्ञानी तक, ए अनार से गे ज्ञानी तक जब हम शब्दों को लिखते हैं जैसे ए आ, ई, इस तरीके से जब हम कै ख गड़ा लिख के गे ज्ञानी तक लिखते हैं तो ये सारे क्या कहलाते हैं? वर्णमाला. कि यहाँ क्या लिखते हैं? वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है. अब आपके वर्ण भी हो गए और वर्णमाला भी हो गई. अब जो वर्णों के भेद होते हैं
वर्णों के भेद। इसको हम एक साथ यहाँ पर डायग्राम बना के देखेंगे। डायग्राम बनाने से क्या होगा, वो चीजें हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, स्वर और सेकंड नंबर पे आता है आपका व्यंजन। अब स्वर में क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अब स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हैं आपके स्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो हम लिखेंगे कि स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। 11 होते हैं। अब आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पर जब हम स्वर रिटर्न करते हैं तो ए और अणे, जिसको हम बोलते हैं अंग अंगूर वाला और अणे खाली, कि उन दोनों को आपने नहीं लिखा, तो वो दोनों के दोनों स्वर में नहीं आते। उनको बोला जाता है अयोगवा। अब अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा वे स्वर होते हैं, मतलब अयोगवा वो वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर में बोले जाते हैं और ना ही व्यंजन में। अयोगवा ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? अयोगवा। अयोगवा में क्या आता है? ए और एह। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? ये ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में। जब हम लिखेंगे तो ये स्वर में लिखे तो जाते हैं, लेकिन ये बोले किसके साथ जाते हैं? व्यंजन के साथ। जैसे इस बिंदी का रंग, बंग, चंग, ढंग, और ये प्रत्यय, दुख, इन सब के साथ इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपने ए और अण को पढ़ा, तो इनमें से जो आपका ए है, ये है आपका अंग, इसको बोला जाता है अनुस्वार। इस शब्द को बोला जाता है अनुस्वार। अब आप कहोगे कि मैम ये इस तरीके से फैलता हुआ जा रहा है। ये इसलिए फैलता हुआ जा रहा है क्योंकि हम अभी तक स्वर पढ़ रहे हैं कि स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। अब अंग और अणे हमने यहाँ पर नहीं लिखा है,
हमने क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि ये स्वर के अंदर नहीं लिखे जाते, ना ये व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पर अणे जो किस में आ गया? अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जिसका उच्चारण नाक से होता है, जिसका उच्चारण नाक से होता है, वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे कंगन, कंगन, चंदन, रंग आदि। इसके बाद जो आपका आता है, ये साउंड किसकी देता है? ये साउंड देता है की, और इसको बोला जाता है विसर्ग। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विसर्ग। जैसे प्रत्यय, नमः, इसके बाद दुख, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो अब आपने देखा होगा कि हमने स्वर देखा, स्वर 11 होते हैं, उसके बाद अयोगवा देखे, अंग और ए। इसी के साथ अनुस्वार के साथ आपने एक शब्द और पढ़ा होगा, एक और देखा होगा, जिसको बोला जाता है अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक कौन से शब्द होते हैं? अनुनासिक वो शब्द होते हैं जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से उच्चारण किया जाता है। अनुनासिक वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे कुआं, तांबा, दांत आदि। इसके बाद जब आपने स्वर पढ़ा है तो स्वर की होती हैं मात्राएं। मात्राएं होती हैं स्वर की, लेकिन ये यूज किसके साथ की जाती हैं? व्यंजन के साथ की जाती हैं। तो जब हम स्वर पढ़ रहे हैं तो हम जो मात्रा है उसको किसके साथ पढ़ेंगे? उन मात्राओं को भी हम स्वर के साथ पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ, जब भी हम आ की मात्रा को बोलेंगे तो उच्चारण भी हमेशा आ का होता है। जैसे रे को आ की मात्रा लगाई रा, जय को लगाई जा, मैं को लगाई माँ, चे को लगाई चा। ये है ई और ये है ई। आपने देखा होगा जब बच्चे लाइन में लगते हैं तो छोटे बच्चों को आगे लगाया जाता है और बड़े बच्चों को पीछे। हम इसको छोटी ई बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं बड़ी ई। तो इसका मतलब जो छोटी की मात्रा है वो वर्ड से हमेशा पहले लगेगी और बड़ी ई की मात्रा हमेशा वर्ड के बाद लगेगी। ये है ऊ और ये है ऊ। ये छोटा और ये है आपका बड़ा। इसके बाद आता है आपका री ऋषि। री ऋषि में जो मात्रा आती है इस तरीके से आती है। री ऋषि के बाद आता है हमारा ए। ए, जब हम ए की मात्रा लगाते हैं, जितनी भी हमने मात्राएं लगाई हैं उनकी साउंड सेम उनके जैसे आती है। जैसे ऊ की मात्रा लगाई, कै के ऊ की लगाई कू,
रे के लगाई रू, मैं के लगाई मु। बड़े ऊ की मात्रा को लिखोगे तो कुसुम, कुसुम, मूली। इस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा लगती है। जब आप री की मात्रा लगाओगे, जैसे गृह, गृह, मृग, नृप। ए की मात्रा लगाई, मेरा, तेरा, इस तरीके से। और ऐ की मात्रा ये लगती है दो मात्राएं, जैसे रौनक। अगर हमने रौनक लिखा तो वो औ की मात्रा हो जाती है। हमें ऐ की मात्रा, जैसे मैदान। इसके बाद ओ, मोर, चोर, शोर। औ की मात्रा मौसम, औरत। और ये अंग, इसकी बिंदी का यूज किया जाता है। ये है अण, ये एह। इस तरीके से यूज होता है। तो आपके स्वर हो गए कंप्लीट। स्वरों में आपने क्या पढ़ा? स्वर की डेफिनेशन पढ़ी, स्वर होते कितने हैं। उसके बाद जो हमारे स्वर बच गए वो अयोगवा होते हैं, अनुस्वार में आते हैं, विसर्ग में आते हैं और अनुनासिक में आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है व्यंजन। अब हम लिखेंगे यहाँ पर व्यंजन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की या फिर स्वर की, अन्य वर्ण या स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन कहते हैं। क्योंकि बिना स्वर के कभी भी व्यंजन नहीं बोला जाता। जैसे मैंने इसको लिखा है क, ये अभी तक क है। इसके अंदर से जब हम स्वर को अलग निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये अब आधा क हो गया है और ए। अब हम इसको क नहीं बोल सकते, ये बन गया है क ए, क ए, ल ए, मैं ए। तो इस तरीके से व्यंजन को बोलने के लिए किसकी नीड पड़ती है? व्यंजन को बोलने के लिए हमेशा स्वर की नीड होती है। अब आपको पता है कि आपके जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। जैसे कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, हिया, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में।
ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, है। अब आप यहाँ देख सकते हो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 33। यहाँ तक आपके व्यंजन होते हैं कहाँ से कहाँ, कैसे, है तक। इसके बाद आपके जो अक्षर बच गए हैं, इसके बाद हमारे बचे हैं क्षे, त्रे और गे। हमारे पास ये 3 बच गए। इनको तीनों को बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है? इनकी काउंटिंग व्यंजन में नहीं होती है, इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है क्योंकि ये 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं। जो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनता है वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे ये है कै प्लस से, ये किससे बना है? कै और से। ये सॉरी, ये आधा नहीं आएगा, ये कंप्लीट आएगा। कै प्लस से, जैसे क्षत्रिय, क्षमा। उसके बाद है त्रै, ते प्लस रे, ते प्लस रे, पत्र, त्रिशूल। उसके बाद है आपका ये जय, जे प्लस इया, ये बन गया जैसे ज्ञानी, ज्ञान। इसके बाद इसके अंदर एक और वर्ड आता है। यहाँ ज्ञ ज्ञानी तक तो आपके व्यंजन कंप्लीट हो गए हैं, बट हम इसमें एक श्रेय और लिखते हैं, तो ये है आपका श प्लस रे, श्रेय। श्रेय, श्रमिक, श्रेय, श्रवण। इसके बाद नेक्स्ट आपका बच गया है डे एंड ढे। ये दोनों नाम बच गए हैं। ये भी किस में आते हैं? आपके व्यंजन में आते हैं। ये व्यंजन में आते हैं, लेकिन ये हमेशा इन दोनों का यूज किसी भी वर्ड को कभी भी जब भी हम लिखते हैं उन वर्ड के बीच में इसका यूज किया जाता है। जैसे गाड़ी। अब आप ये कहोगे कि मैम इसके बाद में कोई भी वर्ड नहीं है। आप ध्यान से देखना कि इसके बाद में आपको यहाँ पर ई की मात्रा दी गई है और ई आपका क्या है? ई आपका स्वर है, मतलब वो एक अलग से वर्ड है आपका। इसके बाद सड़क, सड़क के बाद आता है आपका पढ़ाई। ये आपके शब्द हुए। इसके बाद व्यंजन में जो नेक्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन के अंदर सेम वर्ड होते हैं, जिनमें एक आधा और एक पूरा सेम वर्ड होंगे, जैसे सच्चा, बच्चा, उल्लू। यहाँ पे एक वर्ड आधा है और एक पूरा है। द्वित मतलब दो, व्यंजन मीन्स व्यंजन, कि जहाँ पर दो व्यंजन एक साथ आते हैं वो आपके द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको दे रखा है रे वर्ण। रे वर्ण में आप देखोगे
रे कौन कौन से होते हैं? एक रे ये होता है जो वर्ड के ऊपर यूज किया जाता है। दूसरा वर्ड वो होता है जो शब्द के इस तरीके से नीचे लगता है, जैसे मैंने कै लिखा, कै के नीचे मैंने लगा दिया, यहाँ कै लिखा, कै के ऊपर लगाया। और इसके बाद ऐसे वर्ड जैसे टे है, टे के नीचे रे नहीं लगाया जाता, तो टे के नीचे रे को ऐसे कि जिसका भी पेट नीचे से गोल होता है, ऐसा वर्ण जो नीचे से गोलाई में होता है, उसमें रे इसी तरीके से लगाया जाता है। जैसे टे है, डे है, ड्रम। तो इस तरीके से इनके अंदर रे का यूज किया जाता है। तो इसको सबसे पहले बोला जाता है रेफ। इसको बोला जाता है रेफ। ऐसा व्यंजन जो क्या है? आधा है। ऐसा व्यंजन जो आधा है और किसी वर्ण से पहले आता है तो दूसरे वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है मर्म, तो यहाँ पे जो रे है वो आधा है, यहाँ पे लिखा जाना था, आधा यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको ऊपर लगाया। मर्म, दर्द। इसके बाद ये वाला रे है, ये क्या होता है? ये रे हमेशा कैफ है और द, कैफ है और द इनके साथ आता है और इसको पदेन बोला जाता है। इसको बोला जाता है पदेन। क्योंकि ये पदेन क्यों होता है? ये पदेन इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा पैरों में लगाया जाता है। जैसे करम, फ्रॉक। तो ये हमेशा कैफ है और द इन शब्दों के नीचे लगाया जाता है। इसके बाद आता है रे, और इस रे को केवल रे बोला जाता है। जैसे टे से ट्रक, डे से ड्रम। इसके बाद हमारे व्यंजन में हमने व्यंजन पढ़ लिए, संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए, उसके बाद डे और ढे पढ़ लिया, द्वित व्यंजन पढ़ लिए। जब हम इन सबको पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, इसको करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना पसंद नहीं करते। जैसे यहाँ पर मुझे दे दिया मैं जय दूर मजदूर। सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमें मैं दे रखा है, मैं के कोई मात्रा नहीं लगी हुई। जहाँ मात्रा नहीं होती है उससे अलग होता है ए, मैं प्लस ए। फिर हमने देखा जय, जय प्लस ए, क्योंकि यहाँ जय को भी कोई मात्रा नहीं है। फिर हमने देखा द, हमने द को अलग किया। द के नीचे मात्रा किसकी थी? बड़े ऊ की, तो यहाँ पे मैंने बड़ा ऊ लिख दिया, द ऊ। फिर हमने लिखा रे प्लस ए, मैं जय दू रे। इस तरीके से वर्ण विच्छेद किया जाता है। अब अगर कोई शब्द ऑलरेडी ही तुम्हें आधा दे रखा हो, जैसे दे रखा है त्याग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तय। इसके साथ हम इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ही आधा था। यहाँ पे हम इसके नीचे हलंत लगाते हैं। हलंत लगाने से क्या होता है? ये वर्ण हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। फिर ये आ की मात्रा लग रही है, ये प्लस आ, गे प्लस ए। जैसे आपको दे रखा है व्याकरण, अब आप देखोगे कि वह आपका आधा है, वह, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना। फिर हम देखेंगे या, ये प्लस आ, के प्लस ए। जब भी आप वर्ण विच्छेद करो तो यहाँ पे स्वर को जब अलग करो तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हलंत नहीं लगाओगे तो आपका वो रोंग हो जाएगा।
कै, रे प्लस ए, अणे प्लस ए। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, वर्ण विच्छेद कर सकते हो। तो ये आपका जो चैप्टर था वो होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें दे रखा है, क्या स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है? हाँ, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण होता है क्योंकि उनको किसी की भी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, अयोग व कौन कौन से होते हैं? आपके अयोग व होते हैं अंग एंड ए। मात्राएं संख्या में कितनी होती हैं? अब आपको अंग और ए की मात्राओं का यूज नहीं करना है, तो आपकी जो मात्राएं होती हैं, आपके जितने स्वर होते हैं उतनी ही आपकी मात्राएं होती हैं। इसके बाद आता है करके बताइए, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? अभी आपने पढ़े, मैंने आपको अभी समझाया कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं संयुक्त? 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, ये संयुक्त व्यंजन है हमारे। इसके बाद है चंद्र बिंदु को और क्या कहा जाता है? चंद्र बिंदु को कहा जाता है अनुनासिक। जिसका यूज नाक और मुंह दोनों से किया जाता है वो आपका कहलाता है अनुनासिक। ए को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुस्वार। इसके बाद है दिए गए शब्दों के उचित प्रयोग द्वारा पूरे कीजिए। पर्वत, घर्षण, प्रहार, ट्रक, ग्रंथकार, प्रभाव। इसके बाद आपको दे रखा है वर्ण विच्छेद करके बताना है। तो हम वर्ण विच्छेद बहुत आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है थैला, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम थे को अलग करेंगे। थे मात्रा किसकी लग रही है? आई की। हमें मात्रा नहीं लगानी है, यहाँ पे उस वर्ण को अलग करना है। फिर है ला, ले प्लस आ, थैला। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको दे रखा है दीपावली। दे प्लस ई, पे प्लस आ। आप केवल वन वर्ण को देखोगे। अब आपका है वे प्लस ए, क्योंकि वे को कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। जिनमें कोई मात्रा नहीं होती उनके अंदर से ए वर्ण अलग होता है। ली, ले प्लस ई। नेक्स्ट है आपका पंचतंत्र। पे ए, ने चे प्लस ए, पे ने चे। पंच, ते प्लस ए, ने प्लस ते प्लस रे प्लस ए। यहाँ पे त्रे, ते और रे से मिलकर बना है ते, रे और ए, पंचतंत्र। तराजू, ते ए, रे आ, जे ऊ, तराजू। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से कर सकते हो।
ये आपके चारों के चारों क्या हो गए हैं, वर्ण विच्छेद हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है वर्ण की परिभाषा, भेद सहित लिखिए। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उदाहरण देना है आपको। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पे आप नीचे की तरफ लिख सकते हो, वर्ण के भेद। उदाहरण सही देने हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो स्वर और व्यंजन। उदाहरण आपको देने हैं, स्वर में लिख सकते हो ए आ ई जो भी आपको लिखना है आदि, और व्यंजन में के खे गे घेड़े चे छे जे आदि। इसके बाद है अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है। अनुस्वार वो होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, और अनुनासिक वो होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, दोनों से होता है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, कि जिनमें अलग अलग व्यंजन होते हैं लेकिन होते सेम व्यंजन हैं, और उन व्यंजनों के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कक्षा, उसमें क जो आपका अक्षय बना हुआ है क और श से, तो वो अलग अलग व्यंजन हो गए। इसके बाद आता है रे की कोई दो रे वर्ण के कोई दो प्रयोग समझाइए। यहाँ पर आपको रे वर्ण के दो प्रयोग लिखे हुए हैं, जो अच्छा लगता है आप इनके अंदर से रिटर्न कर सकते हो। जैसा मैंने समझाया, किसी वर्ण से पहले आता है रे तो ऊपर लगता है, कुछ में वर्ण से नीचे लगता है, किन किन के कैफ है और द के नीचे आता है, और जो जिनका नीचे से गोलाई होती है उनके इस तरीके से नीचे लगाया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर वर्णों में उचित मात्रा लगाकर 8 शब्द बनाने हैं। जैसे मैंने इन दोनों से बनाया बाल है बाल। यहाँ पे आप इन शब्दों में से मिलाकर कोई भी नया शब्द आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे मैंने ये लिखा नहर, नहर। इसके बाद बाल पे ने, यहाँ पे पै दे रखा है, ये न दे रखा है, तो बालपन मात्रा का यूज हो गया। इसी तरीके से आपको मात्राओं का यूज करना है, और जो बचे हुए वर्ण हैं इनको आपको लिखना है, और इसके साथ साथ आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपने क्या नए शब्द बनाए हैं। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।